नीला नीला। तभी प्लेन की टेल से अमर पालीवाल की बदहवासी आवाज़ आई। मीटिंग में व्यस्त तमाम हस्तियों के चेहरे पिछली दिशा में मुड़े। सामने से अमर पालीवाल बदहवासी में दौड़ता चला आ रहा था। उनके पीछे मैना बलसावर भी चेहरे पे हवाइयाँ लिए लपक रही थी। अमर पालीवाल ने दोनों हाथों से कुछ संभाल रखा था। अमर, क्या हुआ? मैं यकायक चिल्लाई। बम बम। अमर पालीवाल नज़दीक पहुंचा और यकायक उसने अपने हाथों में छिपा रखा बम कॉन्फ्रेंस टेबल पर रख दिया। बम! कई स्वर एक साथ निकले। फिर तमाम निगाहें टेबल पर पड़े बम की तरफ चली गई। ये कहाँ से मिला? मैं एकाएक बम की तरफ झुकती बोली। केबिन के बेड के नीचे किसी ने प्लांट कर रखा था। अगर तमाम चेहरे बम की पहचान के लिए हथेलियों के बल झुक गए। वो एक गोल घड़ी युक्त डेटोनेटर ट्यूब्स वाला टाइमर बम था। बम की घड़ी की सुइयां फिलहाल स्थिर थी और उसमें से कोई टिक टिक की आवाज़ ना आ रही थी। बम तो एक्टिवेट नहीं है, फिर तुम किस तरह इस नतीजे तक पहुंच गए? मैंने अमर पालीवाल की तरफ प्रश्नपूर्ण निगाह फेंकी। वो जवाब देने की कोशिश करता अमर पालीवाल हकला गया। मैंने मैना की तरफ देखा तो उसका चेहरा कानों तक लाल हो गया और वह शर्म से पलके झुकाए नीचे देखने लगी। साथ ही अपने एक पैर का अंगूठा फर्श पर रगड़ने लगी। मैं समझ गई। ओह गॉड, आज तारीख क्या है? तभी बम पर झुका सिक्योरिटी चीफ सोमन बोला। साथ ही उसने बम की बगल में लगा एक पुश दबाया। नतीजतन बम में लगी एक घड़ी चालू हो गई। 26 अगस्त। किसी ने जवाब दिया। आज की तारीख बताई। हमारी इंग्लैंड से वापसी कब की है? सोमन ने पुनः पूछा। परसों, यानी 28 अगस्त दोपहर 1 बजे हमें इसी प्लेन द्वारा कोहिनूर सहित वापस हिंदुस्तान के लिए उड़ना है। रक्षा सचिव प्रभु थिप से फ़ौरन बोला। और हमारी उड़ान है तकरीबन 12 घंटे की। सोमन किसी निष्कर्ष पर पहुंचता सीधा हुआ। और फिर सर, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि परसों यानी 28 अगस्त को शाम 8 बजे इस बम ने ब्लास्ट होना था, तब जब हमारे विमान ने तकरीबन 7 घंटे का सफ़र तय कर लेना था। सोमन ने तटस्थ घोषणा की। ओह! मैं ओह करती एक बार फिर बम पर झुक गई। बम की घड़ी पर दिनांक 28 अगस्त की डेट फिक्स नज़र आ रही थी और दूसरे किनारे पर एक लाल इंडिकेटर लगा था जिस पर एक डिजिटल घड़ी समय दर्शा रही थी, जिस पर लिखा था 55 आवर 27 मिनट्स और सेकंड दर्शाने वाली जगह पर डिजिट्स उल्टी दिशा में भाग रहे थे, कम हो रहे थे। जैसे ही सेकंड 00 पर पहुंचे तो मैंने देखा कि 27 की जगह 26 मिनट आ गए। 60 सेकंड और पूरे होने के बाद 26 की जगह 25 मिनट आ गए। अब ये तय था कि उस बम ने 55 घंटे और 55 मिनट के बाद जो फटना था और उस दौरान हमारा विमान वापसी की राह पर होना था और तकरीबन 7 घंटे का सफ़र तय कर चुका होना था। साफ साफ गणित का हिसाब था जो सोमन ने फटाफट लगा दिखाया था। आपने बताया नहीं कि आप इस बम तक पहुंचे कैसे, जबकि ये उस टाइम एक्टिवेट नहीं था। कर्नल स्टीफन ने खा जाने वाली निगाहों से अमर पालीवाल को घूरा। जी वो अमर से फिर कुछ जवाब देते ना बनी। आप कुछ बताएंगी? स्टीफन ने अपनी कठोर निगाहें मैना की तरफ मोड़ी। जब यही कुछ नहीं बता सकते तो मैं क्या बताऊं? मतलब स्टीफन फटे भांस की तरह फटकारा। मतलब आप बखूबी जानते हैं पर जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। मैना बलसावर तनिक रोष में बोली। आपका इशारा किस तरफ है? आप कहना क्या चाहती हैं? कर्नल सैमी ने विनम्रता से पूछा। मैं बताती हूँ। तभी मैं फ़ौरन मैना का पक्ष लेता बोली। जिन दोनों आपस में प्रेम करते हैं और उस वक्त बिस्तर पर प्रेमालाप करते इतने मग्न थे, इतने गर्म थे कि पलंग के नीचे मैग्नेट से चिपका बम इनके झटके सह ना सका। नतीजन वो फर्श पर जा गिरा। नतीजा आपके सामने। कर्नल सैमी ने मेरे शब्दों की प्रतिक्रिया में मैना को देखा तो उसने खामोशी से गर्दन नीचे झुका ली और शर्म से फिर लाल जा हुई। सचमुच आप यही कहना चाहती थी कर्नल स्टीफन को? सैमी ने मिश्रित घोलते पूछा। मैना ने स्वीकृति में गर्दन हिला दी। आपने कर्नल स्टीफन को कहा था कि वो जानबूझकर अनजान बन रहे हैं, यानी कि आप उन्हें भी यही समझाना चाहती थी कि वो समझ जाएं कि आप और अमर अंदर केबिन में दे दनादन कर रही हैं। सच में आपका इशारा इसी तरफ ही था ना? इस बार मैना बलसावर ने गर्दन स्वीकृति में हिलाने के बजाय इनकार में झुला दी। व्हाट? सभी उछले। यानी आप कहना चाहती है कर्नल स्टीफन किसी और वजह से जानबूझकर अनजान बन रहे थे? सैमी ने सख्ती से पूछा, पर आवाज़ उसकी अभी भी मिश्री युक्ति थी। मैना ने गर्दन पुनः हाँ में मिला दी। अभी भैया माजरा क्या है नीला? हाथ घुमाते कर्नल सैमी मेरी तरफ मुड़े। मैं बताती हूँ, मैं फटाफट बोली। मैना के कहने का असली मतलब यही था कि कर्नल स्टीफन ही वो गद्दार हैं जिसने वो बम प्लांट किया है और जो अब जानबूझकर अनजान बन रहे हैं।
क्या नहीं, व्हाट स्ट्रेंज। सभी लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते कर्नल स्टीफन को घूरते रहे। जबान को लगाम दे लौंडिया। जबकि मेरे शब्दों की प्रतिक्रिया में कर्नल स्टीफन चिंगाड़ा, तू जानती नहीं किससे मुताबिक है। मैंने अदा से मुंह बिचकाया और नज़रें फेर ली। उधर कर्नल स्टीफन की तरफ सभी भाले बर्चियाँ फेंकते देखने लगे। कर्नल, नीला भारती क्यों झूठ नीला दामली क्यों झूठ बोलेगी? मुझे क्या पता। कर्नल स्टीफन तेज़ी से अपने सिगार के बचे खुच्चे कश खींचने लगा, फिर एकाएक मुंह से आग उगलने लगा। बाय द वे कर्नल, आप अपनी सफाई में कुछ ना कहेंगे? चीफ सोमन बोला। आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनी ब्लडी एक्सप्लेनेशन। कर्नल स्टीफन भुनभुनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट हर टू प्रूव दैट्स आई एम गिल्टी। गिल्टी? यू आर नॉट इवन गिल्टी। मैं एकाएक पैर पटकती भुनभुनाई। बट यू आर द ब्लडी कॉन्स्पिरेटर। माइंड योर वर्ड्स लड़की। कर्नल स्टीफन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पहले साबित कर कि मैं साजिश करता हूं। बम मैंने ही प्लांट किया है और तू सच और सिर्फ सच ही बोल रही है। अमर बोलो, मैंने एकाएक हुक्म दंदनाया। माहौल एकाएक तलख हो चुका था। नीला, मैं क्या बोलूं? मैंने यह तो कभी कहा ही नहीं कि कर्नल इस मिशन में हीरा उड़ाना चाहता है। बल्कि मेरे कहने के मुताबिक तो कर्नल स्टीफन ने खुद तुम्हारी सिफारिश की थी कि अगर इस मिशन पर नीला डार्लिंग दल के साथ कर दी जाए तो हीरा हर हाल भारत की सरजमी पर ही पहुंचेगा। यू शट अप रास्कल। मैं एकाएक अमर पर झटकी। तुमने नहीं कहा था कि तुमने फ़ोन पर कर्नल को किसी से बात करते सुना था, किसी अंकल को बात करते सुना था? मैंने अमर का गिरबान पकड़ते उसे इस दूर खदेड़ा। उसने हक बका कर मेरी आंखों में देखा तो मैंने होशियारी से अपनी एक आंख दबा दी। वो समझ गया कि मैं कोई गेम खेल रही हूँ और उसे मेरा साथ देना है। मैं फिर चिंगाड़ी। बोलो, कहा था या नहीं? तड़ाक तड़ाक चांटों की बरसात करती मैं उसे धकियाती, शोले बरसाती आवाज़ में फुंफकारी। तुमने कहा था या नहीं कि कर्नल और अंकल की साजिश की बाबित कोई नहीं जान पाएगा और वो हीरा सदा सदा के लिए कहीं गायब हो जाएगा? अच्छा, वो तो तुम उस फ़ोन की बात कर रही हो जो मैंने बाद में सुना था। मैं समझा तुम अब पहले वाले फ़ोन की बाबत पूछ रही हो जिसमें कर्नल स्टीफन ने वाकई तुम्हारी सिफारिश की थी। अलबत्ता दूसरे फ़ोन में उन्होंने अंकल के साथ किसी साजिश का हवाला ज़रूर दिया था। अपनी शर्ट के बटन ठीक करते अमर ने सफाई दी। बाय द वे, ये अंकल कौन है? ऐसा कर्नल स्टीफन संजीदा हुआ। जैसे आप जानते ही नहीं। मैंने फिर स्टीफन में फूंक भरी। मैं किसी अंकल को नहीं जानता। कर्नल गला फाड़ के दहाड़ा। तो जॉन डिसूज़ा को जानते होंगे। मैं अदा से मुस्कुराई। कौन जॉन डिसूज़ा? स्टीफन पुनः दहाड़ा। जिसने खड़े खड़े ही मेरी नकल उतार दी, हवा में लटका कर मेरा बाजा बजा दिया। मेरी मुस्कान कुटिल हुई। आप उसे नहीं जानते? वो शट अप। कर्नल स्टीफन दोनों हाथ फरियाद की मुद्रा में उठाता अपनी साथियों को सफाई देता बोला, दोस्तों, ये लड़की मुझे किसी ट्रैप में फंसा रही है। सच, मैं किसी अंकल को नहीं जानता। किसी जॉन डिसूज़ा से मेरा कोई वास्ता नहीं। सभी एक दूसरे की आंखों में कर्नल के शब्दों की सच्चाई भांपने की कोशिश परखने लगे। मैंने अदा से डनहिल सुलगाई और अपनी सीट में जा गिरी।